इसकी दो टाइप्स हैं, एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस और एक होती है डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है जी। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस आप यूं समझेंगे एक बॉडी है, वो किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, तो वो पड़ी ही हुई है और वो मूव नहीं कर रही, और उसका वेट जो है ना mg डाउनवर्ड है, और उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है सरफेस का वो अपवर्ड है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होंगी, अब इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी इस बॉडी के ऊपर, ये आप स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर हम इसी बॉडी को मूव करवा दें, यानी इसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं कि इस डायरेक्शन में मूव करे, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स इस पे एक्ट होगी, जो कि इसके लिए हम कह सकते हैं कि जी जब इसको मूव करवाना पड़ेगा तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो एफ के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इससे हमें पता चलता है कि इसकी यानी एफ इसकी स्टैटिक फ्रिक्शनल फ्रिक्शन है जो हमने मालूम करनी है। अब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना ये इंडिपेंडेंट होती है जो एरिया होता है उसके एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द टू बॉडीज, यानी कितना ज़्यादा एरिया वो ले रहा है, ये इससे इंडिपेंडेंट होती है, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफ जो है ना, ये बेसिकली नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है, जिसको हम एन नॉट भी कह सकते हैं, एन एस भी कह सकते हैं। तो जब हम इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू सम एन, एंड अगर हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके इक्वलिटी लेके आते हैं तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है विच इज़ म्यू ऑफ एस। ये कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, आप इसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो ये एन, और इसको हम अगर मालूम करना चाहेंगे तो ये बेसिकली क्या है, एफ एस आवर एन। ठीक है। तो अब ये नॉर्मल भी तो आपके पास एक फोर्स ही है, तो ये इसके यूनिट्स जो है ना वो एक कांस्टेंट के आते हैं। और नॉर्मली हम ये भी कहते हैं कि जो हमारी एफ एस होती है ना, ये बेसिकली लेस देन और इक्वल टू होती है म्यू एस टाइम्स एन के। सो इसमें ना आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना होता है कि ये जो म्यू एस है ना, इसको जब हम इसके फॉर्म में एफ एस आवर एन लिखेंगे ना, तो ये रफली इक्वल के साइन के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए जो कोफिशिएंट है उसका है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो ये है रेशियो होती है ना स्टैटिक फ्रिक्शन की, ये बेसिकली हम इसको यूँ कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन to the normal is called its coefficient of static friction। यानी ये जो आप इन दो चीज़ों को जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन को नॉर्मल के साथ उसकी रेशो लेंगे ना, तो ये आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये तो होगी इसकी मैथमेटिक्स। अच्छा, अब हम अगर इसी को स्टैटिक्स की फॉर्म में लेकर आए कि ये बॉडी जो है ना, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये उस वक्त तक की है जब हमने फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी मूव नहीं कर रही, क्योंकि जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो सारी की सारी फोर्स इसके साथ बैलेंस आउट हो रही है। लेकिन जब इस फोर्स के नतीजे में ये बॉडी वेलोसिटी v के साथ मूव करना शुरू कर देगी, तो अब ये स्टैटिक नहीं रहेगी बल्कि ये डायनामिक हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसको हम डायनामिक फॉर्म में काइनेटिकल या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को भी इसको हम कह सकते हैं। काइनेटिक जो फ्रिक्शन है ये इंडिपेंडेंट होती है वही एरिया कितना है इसका ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉडी, और ये भी बेसिकली प्रोपोर्शनली होती है कि नॉर्मल फोर्स जो एन है वो इसके साथ कितनी है। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसके लिए हम के सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन। और यहाँ से एफ ऑफ के जो था, इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये म्यू टाइम्स ऑफ के इनटू एन आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने यहाँ पे देखा था कि इसको एफ के अवर एन। तो ये बेसिकली ये भी वही रेशो है जो आपके पास डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की रेशो जो है ना विद नॉर्मल, तो ये आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देता है। अच्छा, एक चीज आपने अपने जहन में जरूर रखनी है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है ना, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन द म्यू ऑफ के। अब आपका सवाल होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ये वाला साइन यूज कर रहे थे, इस साइन को मैथमेटिकली अपने जहन में रखिएगा। अब हम ये तो मैथमेटिकली हमने देखा कि इस साइन की वजह से हमेशा म्यू एस की वैल्यू जो है ना वो क्यू के एस के म्यू के से ज्यादा होगी। लेकिन इसको जब हम आगे जाके देखते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये म्यू एस हमेशा जो है ना म्यू के से क्वांटिटी में यानी नंबर में ज्यादा होगी। तो अच्छा, उसके अलावा ना आपकी किताबों के अंदर ये एचआर के जो हेलिडे रेजनिक क्रेन की बुक है या फ्रीडमैन है या सर्वे की किताब है, उसके अंदर भी ना आपको म्यू एस और म्यू के की वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज एक टेबलेट फॉर्म में मिलेंगी। वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है।
अच्छा, एक छोटा सा ना इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू भी देख लेते हैं कि बेसिकली फ्रिक्शन है क्या। फ्रिक्शन में ना दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब एक बॉडी, फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, इसके ऊपर कोई बॉडी आके हमने रखी है, तो इन दो बॉडीज के दरमियान सरफेस के ऊपर ना माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आपके पास कॉन्टेक्ट्स क्रिएट होते हैं। वो आगे जाके नैनो लेवल्स पे भी हम उसे कह सकते हैं, बहुत छोटे लेवल पे। तो ये बॉडीज जो है ना, एक बॉडी फॉर एग्जांपल ये नैनो लेवल के ऊपर इस तरह से ना, ये आप समझ लें कि इस तरह से ये जो ये वाली सरफेस थी, टेबल था या सरफेस थी, वो इस तरह की थी। अब इसके ऊपर जब हमने ये वाली बॉडी, बड़ी वाली बॉडी रखी ना, तो ये बेसिकली इस तरह से इनके साथ इन पॉइंट्स के ऊपर लेट से वो जुड़ गई। ठीक है, अब इनको हम बोलते हैं ये ना इनर लॉक्ड हो गई है। क्या हो गई है? इनर लॉक्ड। इनर लॉक्ड का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान अब एक तरह का ना कनेक्शन जनरेट हो चुका है मूवमेंट को रोकने के लिए। और इसी का एक और खूबसूरत अल्फाज में आप इसे कह सकते हैं कि कोल्ड वेल्ड हो चुकी है। तो ये कोल्ड वेल्ड का मतलब है कि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली बाउंड बना चुके हैं। बाउंड क्यों बना चुके हैं? जब हमने और ज्यादा गहराई में जाके देखा तो हमें पता चला कि जो मॉलिक्यूल्स है ना इस सरफेस के, वो और जो दूसरी आपकी बॉडी है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो चुका था। तो इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो जनरेट हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने एक दूसरे को आगे पुल या पुश करने से रोक दिया। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास ना बहुत ये प्रॉब्लम जो है वो आएगी कि ये इंटर, यानी कि बेसिकली हम इसके लफ्ज यूज करेंगे कोल्ड वेल्ड हो गई, लेकिन इंटर उसके अंदर जाके देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि एक जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो और जो बॉडी का मॉलिक्यूल है वो आपस में एक दूसरे के बहुत करीब आने की वजह से उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, जो कि इस फोर्स को बढ़ावा दे रही हैं, यानी ये बढ़ रही है आस्ता आस्ता। अच्छा, अब ना इस फ्रिक्शनल फोर्स को तो आपने यहाँ तक देख लिया। अब इससे ना कुछ रेलिवेंट हम क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारा थोड़ा आइडिया क्लियर करेंगे, और जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने परफॉर्म किया है या जिस क्लास में नहीं किया वो भी इसको देखने से उन्हें आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले तो आप एक इंक्लाइंड प्लेन लें। इंक्लाइंड प्लेन मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा प्लेन होता है जो एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा होता है, यानी बॉडी एंगल नहीं बनाती, ये प्लेन पूरे का पूरा जो होता है ना ये एंगल बनाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस होती है थोड़ी। तो ये इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है, और इसका अब ज़ाहिर है अगर हम बॉडी स्ट्रेट होती तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होता ना। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इसका जो है ना एन, आप सपोज करें कि वो बॉडी का इस तरफ है। ये बॉडी लेट से यहां से एक पुली के थ्रू अटैच हुई हुई है इस तरफ। यहां पर भी आपके पास एक बॉडी और लटक रही है। अब ये जो हैंगिंग, ये वाली जो बॉडी है ना, लेट से इसको मैं कह देता हूँ M1। इसको अगर मैं M1 कह दूं तो ये मेरी M2 हो जाएगी। ठीक है, और जो M2 है अगर ये लटक रही है तो इसका मतलब है कि इसके साथ G को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेट बन जाएगा, ये भी M1G बन जाएगा। लेकिन ये जो बॉडी है ना, इसको जब हम देखेंगे तो इसका वेट यूं डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये बनेगा M1 of G। लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, जाहिर है ये बॉडी यूं इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट होगा। अब ये एंगल जो है ना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी मैथमेटिकली प्रूवन है कि ये एंगल भी आपके पास थीटा होगा। तो ये जो साइड बनेगी ये बनेगी M1G कॉज ऑफ थीटा। बिकॉज कॉज ऑफ थीटा क्यों बना? क्योंकि ये बेस है, यहाँ से ये यू इस तरफ टिल्ट होके बॉडी इस तरफ आई है ना, तो ये बेस है। तो बेस पे हमेशा कॉज का कंपोनेंट आता है, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये बनेगा M1G ऑफ साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है कि थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर की साइड होती है। अब ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर एक टेंशन टी होगी, वही टेंशन टी जो है ना वो इस तरफ भी होगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन आपको पता है कि ऑपोजिट होंगी। जिस पॉइंट से टेंशन क्रिएट हो रही है ये उस तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो ये पुली की तरफ है, और पुली याद रखेगा कि हमारे पास फ्रिक्शन लेस पुली है। अब ये बॉडी अगर इस तरफ मूव करने की कोशिश करे और ये बॉडी इस तरफ मूव करने की कोशिश करे तो इनके दरमियान में ये टेंशन क्रिएट्स होंगी। अच्छा, अब अगर हम इसको स्टैटिक फिनोमेनन के साथ देखना चाहेंगे तो हम इसको, अब ये फिगर मेरा ख्याल है आपको कोई क्लियर हो चुकी होगी कि हम क्या डेवलप कर रहे हैं और क्या बनाया हमने।
तो जो हम इसकी जब फोर्सेस को अब हम इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं, लेकिन सबसे पहले ना छोटा सा ये जो प्रॉब्लम है इसको भी ध्यान में रखें कि जो M1 है इसका एक मैस है दैट इज 9.5 कह लें, किलोग्राम कह लें, ठीक है जी। और जो M2 है उसका वेट आप कर लें 2.6 किलोग्राम, ठीक है। और जो एंगल है, क्योंकि एंगल भी तो आपने स्टार्ट में दिया है ना, दैट इज 34 डिग्री, ठीक है। अब ये सिस्टम सारे का सारा रेस्ट में है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही है, टेंशन भी है, मैस भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है, तो ये ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, लेकिन ये रेस्ट में है सिस्टम। तो इसकी मोशन को अब हमने डिस्क्राइब करना है। तो मोशन को मैंने आपको बताया था कि मोशन का जो वर्ड है वो बेसिकली क्या होता है, उसके एक्सेलरेशन को डिफाइन करें, क्योंकि मोशन सिर्फ एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, तो अब मैं अगर इसको इसके ऊपर फोर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो मुझे एक जो चीज़ नज़र आ रही है M2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है और एक फोर्स उसकी अपवर्ड लग रही है, ठीक है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जो F2 है विच इज इक्वल्स टू T माइनस M2G, ठीक है। T अपवर्ड है, Mg डाउनवर्ड है, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक F2 के इक्वल है, और F2 की वैल्यू को हम कह सकते हैं कि लेट्स से M2 ऑफ A, यूं कह लें। अब यहां से अगर आप टेंशन को भी अलग करके लिख लेना तो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, M2 ऑफ A एंड माइनस M2 ऑफ G। तो ये एक आपके पास छोटी सी इक्वेशन, इसको हम लेट से इसको याद रखना है हमने कि ये डेवलप हो चुकी है, इसको लेट से आप इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि जी इसी तरीका कार को देखते हुए अब हम इस बॉडी नंबर 1 के लिए जो है ना कंपोनेंट्स को देखते हैं या इसकी मोशन को चेक करते हैं। लेकिन यहाँ रखिएगा कि इसके ऊपर एक फ्रिक्शन का एक्ट भी हो रहा है जो कि टेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करे, यानी ये बॉडी के वेट में ज़्यादा है, तो ये अगर डाउनवर्ड मूव करती है तो इसकी यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगी वो एफ ऑफ के होगी, जो डाउनवर्ड के लिए हमने इस्तेमाल करनी है। तो अगर हम इसको F1 कह दें कि जो नेट फोर्स F1 है विच इज इक्वल्स टू M1 ऑफ G साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये इस तरफ वाली फोर्स जो इधर इसको लेके आ रही है वो M1G है, और जो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी वो है इसकी टेंशन T, और साथ फ्रिक्शनल फोर्स F ऑफ K, ठीक है। वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इसलिए उसको हमने इस पॉइंट पे लिख दिया। अच्छा, अब इसको आप M1A लिख दें, और ये थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा अब, क्योंकि ऐसे अब इसमें मज़ीद आप टेंशन को T के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लिखना चाहें ना तो वो भी आप लिख सकते हैं, और अगर इसको अगर आप कंबाइन करके लिखें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। यानी ये T की जो वैल्यू है ना, इसको उठा के अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो जब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे ना, अब मैं बीच के 2 स्टेप्स जो हैं वो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ कि आप अगर इसको अपने तौर पर अगर बैठ के करें और थोड़ा रीअरेंज करें, तो जब ये एक्सेलरेशन की तरफ हम जाएंगे ना, तो एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन आएगा इसमें 2-3 स्टेप्स हैं मैथमेटिक्स के। ये वैल्यू T की पुट करनी है, फिर MA और MG को और A को अलग करना है। तो जब वो 2 स्टेप्स आप यहाँ मैथमेटिक्स में कर लेंगे तो फिर आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आता है। अगर आप इस एक्सप्रेशन पे पहुँच जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने वो मैथमेटिक्स सॉल्व कर ली है। ये एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो अब आपने इसके अंदर वो वैल्यूज पुट करनी है जो ये लिखी थी M1 और M2 की वैल्यू और थीटा की वैल्यू। अब देखें ये M1 है, M2 है, G 9.8 रख लें, 10 रख लें, थीटा 34 डिग्री है। तो आप जब इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको, और अच्छा के की जो म्यू म्यू के भी यहाँ पे आ गया ना, तो म्यू के की वैल्यू आप रख लें 0.15 कर लें, 0.15 म्यू के आप रख लें, चले। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको जो थीटा की वैल्यू, और ये चार चार वैल्यूज यहाँ M1 है, M2 है, थीटा और म्यू के है, इन सब में वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज गिवन है ये चारों, जब ये पुट करके
तो इसका आंसर आपके पास बनेगा 1.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट जो है ना आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर m2 की जगह पर आप 2.6 किलोग्राम पुट करें और एक्सेलरेशन की जगह 1.24 पुट करें, और m2g जो यहाँ पे आपने पुट किया है 2.6 और g की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे। तो जब आप ये दो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो t की वैल्यू निकल आएगी ना, टेंशन भी तो आप नज़र आ गई है कितनी टेंशन क्रिएट होगी इसके ऊपर, तो वो 29 रफली 29 या 28 न्यूटन की जो है ना वो फोर्स भी इसके ऊपर टेंशन की फॉर्म में लग रही होगी। तो अब आपने यहाँ से ये अंडरस्टैंड किया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है मोशन के अंदर, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन या किनेटिक फ्रिक्शन जो है उसको म्यू के एन के हिसाब से हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसमें याद रखिएगा कि ये रोलिंग हो रही है विदाउट स्लिपिंग, और इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर हम लेते तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू एस होती, म्यू के की जगह पर। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं ना, वहाँ से आपको फ्रिक्शन से रेलेवेंट थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा। ये भी एक इंक्लाइंड प्लेन ही है, इसमें दो तरह के मैं पॉइंट्स आपको डिस्कस करूंगा। लेट्स से ये एक इंक्लाइंड प्लेन आपने बना दिया। अब वही नॉर्मल रिएक्शन इसका एन अपवर्ड, ठीक है, और उसी तरह से आपने कहा कि अगर ये बॉडी है तो ये यूं एक्ट कर रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से डिफाइन करता हूँ। तो ये यहाँ पर एम जी साइन थीटा बनेगा और ये एम जी कॉस थीटा बन गया। ये अगर यहाँ पे रेस्ट में है तो इसके ऊपर लेट से स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस एक्ट कर रही है, और एंगल थीटा मैंने यहाँ से लिया था जो हमने जनरली यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। ठीक है जी, बस ये आपने कंपोनेंट्स देख लिया। अब थीटा की ना आप जहर अपने जहन में वैल्यू रखिएगा 15 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री मैंने रख लिया। ठीक है, तो अब हमने ना ये क्वेश्चन है जिसमें एक ब्लॉक है और वो रेस्ट में इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और जो इसका जब हम इसकी इंक्लिनेशन एंगल को इंक्रीज करते हैं ना तो ये स्लिप करना शुरू करेगा। और फॉर एग्जांपल जब ये स्लिपिंग स्टार्ट होती है ना उस वक्त जो एंगल है ना वो कितना था, 15 डिग्री। तो आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि अगर जब आपने इस इंक्लाइंड प्लेन की एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बढ़ाना शुरू किया तो जिस पॉइंट पर बॉडी ने स्लिपिंग स्टार्ट की है वो 15 डिग्री था लेट्स से। तो कहता है कि आप बताएं कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है स्टैटिक का और वो क्या है, यानी एफ एस की वैल्यू जो है ना वो कितनी, म्यू एस की वैल्यू सॉरी कितनी होगी। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम उसी तरीकाकार से रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, और इसमें वही एफ एक्स और एफ वाई के कंपोनेंट्स हम ले लेते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो एफ ऑफ वाई जो है ना सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस अगर वो 0 के इक्वल है तो हम यहाँ से ये बन जाएगा n माइनस एम जी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज इक्वल्स टू एम जी कॉज ऑफ थीटा। और अगर हमें और यहाँ से हमें दूसरी जो चीज़ अगर हमें मालूम करनी है तो वो है फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, उसका सम हम 0 के इक्वल करेंगे। तो जब हम उसको निकालते हैं तो उसमें हमें नज़र आता है कि एक तो फोर्स है एक साइड पे लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रही है अपवर्ड, तो डाउनवर्ड कौन सी फोर्स है, डेट इज एम जी साइन थीटा। तो ये एम जी साइन थीटा के इक्वल आ गई। अब आपको पता है कि म्यू जो एफ एस है डेट इज इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स एन, एंड इट इज इक्वल्स टू एम जी ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो अब पिछली एक्सप्रेशन में देखें ना तो n जो था वो एम जी कॉस थीटा के बराबर है, उसकी वैल्यू यहाँ पे हम अगर हम पुट कर दें तो एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से एम जी और एम जी से कैंसिलेशन हो गई, तो म्यू एस की जो वैल्यू बनेगी ना आपके पास एट द एंड वो किसके इक्वल हो जाएगी, टेन ऑफ थीटा के। ठीक है, अब ये भी क्योंकि ये एस यूज किया तो यहाँ थीटा के लिए भी छोटा सा एस यूज कर लेते हैं, यानी साइन थीटा और ये कॉस थीटा से डिवाइड होगा तो ये टेंजेंट थीटा बन जाएगा, और एम जी कैंसिल हो जाएंगे, तो म्यू एस जो है दैट इज इक्वल्स टू
म्यू एस इज इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपको मैंने बताई थी कितनी रखी हुई है हमने 15 डिग्री, तो म्यू एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे 15 पुट करें तो म्यू एस की लेट से आपके पास वैल्यू आ जाती है 0 पॉइंट, कैलकुलेटर पे इसको देखते हैं तो 25, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है। अच्छा, अब ये तो एक पार्ट हो गया। अब ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये स्टैटिक थी बॉडी और इसमें एक म्यू एस था और दूसरी तरफ एम जी कॉस थीटा था, ये बैलेंस आउट हो रहे थे और अपवर्ड फोर्स नॉर्मल फोर्स एम जी कॉस थीटा के साथ, तो हमने फ्रिक्शनल फोर्सेस को यूं एडजस्ट किया और ये म्यू एस की वैल्यू निकाल ली। नाउ अगर यही बॉडी जो, अब मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी कि ये वाली जो बॉडी थी जिसके दो कंपोनेंट्स थे एम जी साइन थीटा और एम जी ये कॉस थीटा और ये नॉर्मल रिएक्शन था एन और ये था एफ एस, और ये बॉडी जो है ना डाउनवर्ड आने की कोशिश करती है। अगर ये डाउनवर्ड आती है विद वेलोसिटी वी, यानी अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर डाउनवर्ड आती है तो अब क्योंकि इसकी फ्रिक्शनल की वैल्यू जो है ना वो एफ एस नहीं रहेगी बल्कि एफ के बन जाएगी, क्योंकि अब ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी। तो इसके लिए भी वही उसी तरह से सम ऑफ फोर्सेस, लेट्स से पहले हम वाई एक्सिस वाला निकालते हैं, तो वाई एक्सिस में तो ये वही बनेगा एन, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं हो रही तो एम जी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा के साथ मैं छोटा सा के भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह से अगर मुझे एक्स एक्सिस वाली फोर्सेस को देखना है तो एक्स एक्सिस वाली फोर्सेस किसके इक्वल हो जाएंगी, ये इसको मैं जीरो के इक्वल अगर करूँ तो ये एफ ऑफ के और माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा के, तो यहाँ से एफ ऑफ के आ गया दैट इज इक्वल्स टू एम जी साइन ऑफ थीटा के। सो इसकी जगह पे जब हम पुट करेंगे म्यू के टाइम्स एन इक्वल्स टू एम जी साइन ऑफ थीटा के, तो एन बिल्कुल पुराने तरीके से आपने एम जी कॉज ऑफ थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन ऑफ थीटा के, तो ये एम जी और एम जी चला गया, तो ये आपके पास म्यू के की जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा ऑफ के। अब इसमें आप जब वही आपने जब रिजल्ट को फाइंड आउट किया तो आपको यहाँ से ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये थीटा के जो म्यू के है इसकी वैल्यू थीटा के इक्वल आएगी। अब हमने एक बेसिकली इसका रिलेशनशिप देख लिया कि म्यू के और थीटा के दरमियान क्या रिलेशन है, ये रिलेशनशिप हमें यहाँ से नजर आ रहा है। एक जो पीछे हम स्टार्ट में देख चुके हैं कि हमेशा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है ना इट इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। सो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हम ये देखें तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो टेंजेंट थीटा एस है दैट शुड बी ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा ऑफ के, आर सिंपली थीटा एस इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ के। तो यहाँ से ये चीज़ भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये काइनेटिक जब बॉडी मूव कर रही होगी तो डेफिनेट सी बात है स्टार्ट में आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, उसके बाद उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रही है तो उसकी जो फ्रिक्शनल वैल्यू होगी वो कम हो जाती है। इसके बाद एक और इसी तरह का एक और फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये दोनों पार्ट्स आपने म्यू एस और म्यू के एक्सपेरिमेंट में एज इट इज मालूम करने हैं और उसको एंगल थीटा के साथ रिलेट करना है, वो जो सेटअप आपने लैब में देखा है जिस पर आप काम कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है कि जी एक स्ट्रेट रोड है, दो इंक्लाइन प्लेन वाले देख लिए ना, अब ये भी एक्सपेरिमेंट का पार्ट ही आप समझें कि ये आपने वहाँ पे सॉल्व करना है। तो इस पे एक ये ऑटोमोबाइल है, गाड़ी है एक, ठीक है, इसके ऊपर यूं फ्रिक्शनल फोर्स सॉरी इसका नॉर्मल रिएक्शन है n और एक इसका डाउनवर्ड वेट है दैट इज mg, m इज द मास ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब ये इस पे ना फॉर एग्जांपल इस साइड पर इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स f ऑफ s एक्ट कर रही है, अगर बॉडी ने इस तरफ मूव करना है तो विद वेलोसिटी v नॉट, लेट से अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट के कह दें तो आप इसकी जब फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं ना तो आप कहते हो कि f ऑफ y इज इक्वल्स टू n माइनस एम जी और विच इज इक्वल्स टू 0, तो इससे हमें ये मिल गया कि m इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोनेंट तो नहीं है, और दूसरा ये कि f ऑफ x यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा तो नहीं आ सकता ना, ज़ाहिर है ये इंक्लाइन प्लेन नहीं बन रहा या कोई एंगल थीटा नहीं वो बना रहा, तो f ऑफ x जो है वो b आपके पास इक्वल हो जाएगा एफ एस के, एंड एफ एस इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ माइनस a, क्योंकि a की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो ये एफ एस के इक्वल आ जाएगा। a यहाँ पे नेगेटिव हम लेंगे, एफ एस जो है विच इज इक्वल्स टू माइनस m टाइम्स a,
और अगर हम एफ एस की जगह पे पुट करें तो ये बनता है म्यू एस टाइम्स एन, दैट इज इक्वल्स टू एम ए विद नेगेटिव साइन। अगर ये स्टैटिक अभी यानी गाड़ी चली नहीं है, ठीक है ना, रुकी हुई है, तो इस वजह से हम इसको यूं लिख रहे हैं। और अगर हम n की जगह पर वैल्यू पुट करें ऊपर वाली इक्वेशन से तो ये mg बन जाएगा, और m से फिर m ये वाला कैंसिल होके तो आपके पास जो रिमेनिंग चीज़ रह जाएगी वो म्यू s टाइम्स g इक्वल्स टू माइनस a। अब ये तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है, और इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो a जो है ना दैट इज इक्वल्स टू माइनस म्यू s टाइम g। ये एक्सप्रेशन आपने एक्सेलरेशन के लिए मालूम कर लिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो पता चलेगा कि बॉडी में कितना एक्सेलरेशन हो सकता है। अब अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें विच इज इक्वल्स टू 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और हम अगर यहाँ पे ये करें कि जो फाइनल बॉडी है, फाइनल वेलोसिटी है, वो बॉडी जब रुकेगी उसकी लेट से वो रेस्ट में है, तो क्योंकि अभी वो वी नॉट से मूव करने की कोशिश कर रही है ना, ये कर रही है वी नॉट के साथ, जब बॉडी रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और इनिशियल डिस्टेंस अगर उसने एक्स नॉट से उसने स्टार्ट लिया था और एक्स डिस्टेंस पे वो आके रुकी है, तो इनका दरमियानी जो डिस्टेंस एस बनेगा वो एक्स नॉट माइनस आप एस भी कह सकते हैं या एस माइनस एस नॉट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल जब मैं इस इक्वेशन को बनाता हूँ तो ये बनता है 2 टाइम्स ऑफ ए, और एस की जगह पे मैं लिखूंगा ना एक्स माइनस एक्स नॉट विच इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर। ये अगर वी एफ जीरो हो गया तो वी आई, जिसको हम सिंपली वी भी कह सकते हैं। और अब अगर हमने यहाँ पर ये वैल्यूज पुट की हैं तो फाइनल जो इनिशियल डिस्टेंस है ना उसको हम लेट से स्टार्ट करते हैं कि वो इनिशियल डिस्टेंस जीरो से स्टार्ट हुआ, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें ए की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो 2 टाइम्स ऑफ माइनस म्यू टाइम एस जी इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वेयर। अब ये माइनस साइन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाना चाहिए, या अंडर रूट में ना भी आए तो आप यहाँ से इसका सॉरी एक्स पी के साथ मल्टीप्लाई करना है ना यहाँ पर, तो आप यहाँ से अगर एक्स को निकालना चाहेंगे तो वो बनेगा वी स्क्वेयर आवर 2 म्यू एस टाइम्स ऑफ जी। तो इससे हमें अगर आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी को मालूम कर लेते हैं और आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को पता है तो आप उसका डिस्टेंस ट्रेवल जो है ना वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने थोड़ा सा फोकस करना है, तो आपको अंदाजा होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। एक आध में सवाल ना कल के टॉपिक से भी रेलिवेंट है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा चले आपसे डिस्कस कर लूँ। वैसे तो आप लोगों ने ये देखा ही होगा, लेकिन जब हम कल डाइवर्जेंस और कर्ल वगैरह पढ़ रहे थे ना, तो अगर हमें फॉर एग्जांपल एक वेक्टर गिवन किया जाए, ए वेक्टर है, कल क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था इस वजह से फिर मैंने ये अलहदा कर दिया कि चले मैं आज के लेक्चर में आपको ये बता दूंगा। ये एक मैं ए वेक्टर लिखता हूँ आपके सामने, अच्छा आपने इसका ना ये एक वेक्टर है एक्स स्क्वेयर जी आई माइनस 2 वाई क्यूब जी स्क्वेयर जे प्लस एक्स वाई स्क्वेयर जी के, ये आपके पास एक वेक्टर है। आपने इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है, यानी डाइवर्जेंस का मैंने आपको बताया था कल कि ये दैट इज डेल डॉट ए एंड इट इज बेसिकली द फ्लक्स। यू हैव टू कैलकुलेट द डाइवर्जेंस और द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर ए एट पॉइंट पी। एक लेट से एक पॉइंट पी है, उसके ऊपर वो पॉइंट पी जो है ना 1 -1 और 1 लेने चले, तो आपने इसका डाइवर्जेंस और आप डेल डेल की वैल्यू तो आपको पता है ना क्या होती है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी टाइम्स के, ये आपके पास डेल हो जाता है। अब आप डेल डॉट लिखेंगे तो जरा यहाँ पर अगर हम डेल के साथ डॉट ए करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें ये वाला वेक्टर ए लिखना पड़ेगा जो ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और जब हम इसको लिखेंगे तो अब आपको मैंने कल बताया था कि आई से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला आई इस आई से, जे से और के से, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे या आई डॉट के की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में 0 आती है। तो आपके पास जो डेल डॉट ए का एक्सप्रेशन बनेगा वो यूं बन जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स
और आई से कैंसिल हो जाएगा या 1 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर टाइम्स जी आ गया। फिर आप ये माइनस साइन यहाँ लिख दें, प्लस माइनस हो गया, माइनस लिख दें, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, और ये 2y³ जी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी एक्स वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ जी। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेना मैंने आपको बड़ा इजीली आपको एक्सप्लेन करवाया हुआ था कि अब यहाँ पर ये x के रिस्पेक्टिवली इसका डेरिवेटिव लेना है। तो z x के लिए आप यूँ करेंगे कि ये कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये एक वेरिएबल के साथ है। अगर ये अकेला होता तो फिर ये इसका आंसर 0 हो जाना था, लेकिन अब z जो है वो इससे बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पार्शियल एक्स स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स। तो वही जो पुराना फार्मूला है, ब्रिंग द पावर टू द बेस, 2 को नीचे लेके आए, reduce 1 from the power and take the derivative of remaining function। तो डेरिवेटिव पार्शियल में पार्शियल एक्स और रिमेनिंग फंक्शन पीछे क्या रह जाएगा, एक्स। इसी तरीके कार को इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पर 2z² बाहर आ जाएगा, और अंदर फिर 3 और फिर y² रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह ब्रिंग द पावर टू द बेस 3y² रिड्यूस 1 फ्रॉम द पावर, स्क्वायर हो गया, एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ रिमेनिंग फंक्शन। तो जब आप y³ में से क्यूब को हटा देंगे तो पीछे सिर्फ y रह जाएगा, तो पार्शियल बाय बाय पार्शियल y, जब जैसे यहाँ पे कट के 1 हो गया, वो भी 1 हो जाएगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पे देखेंगे तो अब ये z के हिसाब से है, तो x और y² जो है ये बाहर आ गए, और पार्शियल z बाय पार्शियल z, ये आपके लिए इजी हो गया कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो डेल डॉट ए की वैल्यू जो है वो कुछ आपके पास बन जाएगी 2x, क्योंकि इसमें से एक पावर माइनस होगी, 2x z माइनस 2, ये 2 और ये 6 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 y² z², और ये बन जाएगा x y²। तो ये डेल डॉट ए आ गया, लेकिन उसने कहा कि इस पॉइंट पर x की जगह पर क्या पुट करें, 1, और y की z की जगह पर भी 1 पुट करें, तो 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर इज, यहाँ पे इसका आंसर 2 हो गया। ये -6 है, y की वैल्यू थी -1, तो -1 का स्क्वायर 1 और z का भी 1, तो ये -6 ही रह जाएगा, और प्लस x की वैल्यू कितनी है 1, और y की वैल्यू ये लिखी हुई है -1 का स्क्वायर, तो वो 1 ही है, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 1। तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, यानी -4 उसमें से 1 माइनस फिर हो जाएगा, तो ये -3 आपके पास डेल डॉट ए का आंसर रह गया। इसी को आप किसी और पॉइंट के ऊपर भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई वो लंबी चौड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब मैं अब एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूँ कि यही वेक्टर है, आपसे कहा जाता है कि इसका डेल क्रॉस ऑफ ए मालूम करें, यानी कर्ल ऑफ ए को मालूम करें एट दिस पॉइंट। चलें, इजी हो जाएगा। इसी पॉइंट पर आपने डाइवर्जेंस को कर्ल को कैलकुलेट करके लेके आना है। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आपके लिए, यानी आपने कर्ल जब मालूम करना है ना, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपने इसको डेल डॉट को, डेल कर्ल को किस तरह से देखना है। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना देखना है, और फिर उसके बाद मुझे बताना है कि इसमें आपने क्या लर्निंग की है।